ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 18 अप्रैल को केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियनवाला बाग ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी। अक्षय कुमार, आर माधवन, अनन्या पांडे आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। 2 घंटे और 15 मिनट की ये फिल्म है। रघु पलट और पुष्पा पलट द्वारा लिखित द केस दैट शुक एम्पायर इस पुस्तक पर यह फिल्म आधारित है। देखिए अक्षय कुमार उन्होंने इस फिल्म में श्री शंकरन नायर की भूमिका निभाई है। श्री शंकरन नायर के बारे में जितनी बातें हमें पढ़ने को मिलती है या फिर इस फिल्म से भी जो बातें मुझे पता चली, पहले वे ब्रिटिशों के प्रति बड़े लॉयल थे, एकनिष्ठ थे ब्रिटिशों के प्रति, ब्रिटिश राज के प्रति, और ब्रिटिशों के द्वारा भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता था, उनके बड़े प्रिय थे वे। इसी कारण से कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, इसके साथ ही नाइटहुड की जो सबसे बड़ी उपाधि जिसे मानी जाती है सर नाइटहुड वगैरह, तो वो भी ब्रिटिशों के द्वारा श्री शंकरन नायर को दी गई थी। और इतने ज़्यादा ब्रिटिशों के वे प्रिय थे कि जालियनवाला बाग नरसंहार के बाद में दिखावे के लिए ब्रिटिशों को जब एक जांच कमेटी की स्थापना करनी थी, दिखाने के लिए कि भाई देखो देखो हमने भी एक जांच कमेटी की स्थापना की है, तो उस जांच कमेटी में भी श्री शंकरन नायर को रखा गया था। एक भारतीय को रखना था ना, दिखाने के लिए भाई सभी ब्रिटिश रहेंगे जांच कमेटी में तो कौन विश्वास करेगा। तो एक दिखाने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को, भारत के जो कुछ थे होंगे उस समय के, उनको खुश करने के लिए एक जांच कमेटी की स्थापना की गई थी और उसमें एक भारतीय को रखना था। तो श्री शंकरन नायर को उस जांच कमेटी में रखा गया था। तो इतने ज़्यादा ब्रिटिश राज के प्रति वो करीब थे या उनके प्रति एकनिष्ठ थे या लॉयल थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पर ऐसा फिल्म में दिखाया गया है या फिर इस पुस्तक में होगा, जो भी है। अब रियल हिस्ट्री वगैरह वो तो उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो जितनी बातें हमें देखने को मिल रही है वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इस जांच कमेटी में जाने के बाद में श्री शंकरन नायर को उनका मन परिवर्तन हो गया, ऐसा बताया गया है। और इसके बाद में श्री शंकरन नायर ने जनरल डायर को ही आरोपी सिद्ध करने के लिए एक केस दर्ज किया था। उसी केस के ऊपर ये फिल्म आधारित है। अब देखिए कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, नाइटहुड की उपाधि ये उन्हें दी गई थी, ये तो मैंने आपको बताया ही। और इसी के साथ में 1897 में कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए थे। अब उस समय ब्रिटिशों के करीबी थे इतने, तो 1897 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए थे। और 1919 में ये जालियनवाला बाग नरसंहार हुआ था, बराबर। अब इसके बाद में उनका मन परिवर्तन हो गया, ऐसा फिल्म में बताया गया है। उन्होंने केस वगैरह भी दर्ज किया था जनरल डायर को आरोपी सिद्ध करने के लिए। उस केस के बारे में भी काफ़ी सारे मन में प्रश्न उठते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या मन में प्रश्न आते हैं। परंतु कहने का तात्पर्य है कि 1919 को जालियनवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके आने वाले कुछ महीनों में ही ये केस हुआ होगा। 1920 या 1921 के आसपास ही पूरी केस की प्रोसीडिंग्स सुनवाई वगैरह हुई होगी। अब जो बातें श्री शंकरन नायर उनके बारे में पढ़ने को मिलती है, 1928 में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इन 1928 ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन सेंट्रल कमिटी टू कोऑपरेट विद द साइमन कमीशन। वही साइमन कमीशन जिसके विरोध में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए थे, उनमें से एक प्रदर्शन को लीड कर रहे थे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी। और उस समय इतनी अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया था, लाला लाजपत राय जी के ऊपर, कि उसके कुछ दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ही वॉज द प्रेसिडेंट 1928 में ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन सेंट्रल कमिटी टू कोऑपरेट विद द साइमन कमीशन। द कमिटी प्रिपेयर्ड अ वेल आर्ग्यूड रिपोर्ट आस्किंग फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। पूर्ण स्वराज की अपेक्षा भारत के लिए डोमिनेंस स्टेटस की मांग करते हुए एक रिपोर्ट उस कमेटी ने बनाई थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष श्री शंकरन नायर थे 1928 में। तो पता नहीं मतलब उनका मन परिवर्तन हो गया था जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद में, फिर भी उसके बाद में ऐसी कमेटी के अध्यक्ष होना, साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट करने वाली, या फिर डोमिनेंस स्टेटस की उसके बाद में मांग करना, ये सब बातें बड़ी ही विरोधाभास जैसी लगती है। जो भी है, ये कुछ बातें मेरे पढ़ने में आई, वो मैंने आपको बताई। अब जो केस भी है, जिस केस के ऊपर ये फिल्म आधारित है, वो भी बड़ा ही मतलब अटपटा सा लगता है पूरी वो हियरिंग वगैरह सुनने के बाद में। अब क्या कौन सी बातें अटपटी लगती है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ स्पॉयलर्स वगैरह आ सकते हैं। वैसे ऐसे ये कोई मिस्ट्री थ्रिलर या सस्पेंस थ्रिलर वगैरह है नहीं, परंतु फिर भी कुछ स्पॉयलर्स है, तो वो मैं थोड़ा आपको बाद में बताता हूँ कौन सी बातें अटपटी लगती है। उससे पहले फिल्म कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ।
टेक्निकली वेल मेड फिल्म है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी खासी दिखती है। सेट्स हो या फिर कॉस्ट्यूम वगैरह, उस समय को, आज से 100-125 वर्ष पहले के समय को जिस प्रकार से उन्होंने रिक्रिएट किया है, वो सारी बातें काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगती है। परफॉर्मेंसेस फिल्म में सभी के बढ़िया थे, केवल अनन्या पांडे का परफॉर्मेंस छोड़ करके। और ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा, सच में अनन्या पांडे का परफॉर्मेंस फिल्म में बहुत बहुत ज़्यादा खराब था। बाकी सभी के परफॉर्मेंसेस फिल्म में बढ़िया थे, कास्टिंग बढ़िया थी, सेट, कॉस्ट्यूम वगैरह सब बातें हमें प्रभावित करती है। अलग से जो बीजीएम है वो भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है फिल्म में, बीजीएम। और बाकी डायरेक्शन भी फिल्म का अच्छा था। शुरुआत से अंत तक डायरेक्टर हमें अपने साथ में बांध कर रखने में सफल होते हैं। ओवरऑल टेक्निकली वेल मेड फिल्म हम इसे कह सकते हैं। तो ये हो गई टेक्निकल बातें, ठीक है ना। अब उस केस के बारे में बात करते हैं। उसमें जो बातें मुझे अटपटी लगी, जो मुख्य केस है, अब उस केस में जनरल डायर को निर्दोष बरी कर दिया गया था। अब ब्रिटिशों का ही कोर्ट है, ब्रिटिश ही जज है। जो 12 जूरी मेंबर्स थे उसमें से भी 9 तो ब्रिटिश ही थे, 3 केवल भारतीय थे। तो पूरी ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश कोर्ट, आरोपी भी ब्रिटिश वगैरह वगैरह सब उनकी सत्ता है। तो वो तो जनरल डायर को निर्दोष से बरी करने वाला ही थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु सी शंकरन नायर के द्वारा भी जो आर्ग्यूमेंट्स सामने रखे गए थे, विशेषतः बिल्कुल एंडिंग वाला जो आर्ग्यूमेंट था, वो मुझे बहुत गलत लगा। मतलब जनरल डायर को चाइल्डहुड ट्रोमा से पीड़ित बताया। सी शंकरन नायर ही आर्गुमेंट दे रहे हैं कोर्ट में कि जनरल डायर तो चाइल्डहुड ट्रोमा से पीड़ित है। और बड़े अलग अलग मेंटल कंडीशंस के लिए शब्द उपयोग किए गए हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर से पीड़ित है जनरल डायर, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ है, चाइल्डहुड ट्रोमा से पीड़ित है। और किस कारण से चाइल्डहुड ट्रोमा है ये? क्योंकि कुछ भारतीय बच्चों ने स्कूल में, जब जनरल डायर छोटा था, 12, 13, 15 वर्ष का, उस समय उसे हकला हकला करके चिढ़ाया था कुछ भारतीय बच्चों ने। तो इस कारण से बेचारा जनरल डायर चाइल्डहुड ट्रोमा से पीड़ित रहा है, मेंटली अनस्टेबल रहा है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर का शिकार रहा है। यह आर्गुमेंट कौन दे रहा है? आर माधवन का पात्र नहीं दे रहा। जो जनरल डायर के बाजू से लड़ रहा है जो लॉयर, वो ये आर्गुमेंट नहीं दे रहा। सी शंकरन नायर ये आर्गुमेंट कोर्ट में दे रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर है। आपने कई सारे ऐसे केसेस के बारे में सुना होगा, जब आरोपी को या अपराधी को बचाना होता है तो उसका वकील ये आर्गुमेंट देता है कि भाई ये तो मेंटली अनस्टेबल है वगैरह वगैरह, बराबर ना। अब यहाँ पर जनरल डायर के विरुद्ध जो वकील लड़ रहे हैं सी शंकरन नायर, वो कोर्ट में ये दलील, ये बात क्यों रख रहे हैं, ये मेरी तो कम से कम समझ से परे थी। दूसरी बात, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पिछले 1000 वर्षों में कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए, चाहे वो मुगल हो, अफगान हो, तुर्क हो, ब्रिटिश हो, पोर्तुगीज हो। करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार इन विदेशी आक्रांताओं ने किया, चाहे वो इस्लामिक आक्रांता हो, ईसाई आक्रांता हो, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार उन्होंने किया। क्या वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित थे? पोर्तुगीज़ों ने यहाँ पर दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर 250 वर्षों से भी अधिक समय तक इंक्विजिशन लगाया था। अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जलाया था क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। हथकतरों खाम से उन्हें बांध कर उनके हाथ काटे जाते थे, जिंदा जलाया जाता था क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। क्या वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित थे पोर्तुगीज़? पिछले 2000 वर्षों में विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, इंडिजिनस ट्राइब्स थे, उनको समाप्त कर दिया गया। हत्या, लूट, बलात्कार, उनके ऊपर अनगिनत अमानवीय अत्याचार हुए। क्या उन इंडिजिनस ट्राइब्स को समाप्त करने वाले चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित थे? चलो ये बात भी आप छोड़ दो, चलो वो एक अलग, ये एक स्पेशल केस हम समझते हैं। चलो यार, ये एक स्पेशल केस है जनरल डायर वाला। फिर भी विरोधी पक्ष का वकील अपराधी के बारे में ऐसी दलील कैसे देगा कि भाई ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित है, या फिर ये मेंटली अनस्टेबल है, या इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर वगैरह इससे है? ये कैसे कोई दलील दे सकता है? उसके बाद में कोर्ट में जनरल डायर को नॉट गिल्टी घोषित कर दिया जाता है, निर्दोष बरी कर दिया जाता है, क्योंकि जो 12 जूरी मेंबर्स थे उन सब ने नॉट गिल्टी बता दिया था, क्योंकि उनमें से 9 तो ब्रिटिश ही थे। तो यहाँ पर वो जो मेन केस है जिसको लेकर ये इतनी बड़ी, आपने ट्रेलर वगैरह में देखा होगा, उस मेन केस में तो जनरल डायर बरी हो जाता है। इसके बाद में फिर ऐसा बताया है फिल्म में कि सी शंकरन नायर को कोई कहीं से जानकारी मिलती है कि भाई ये जो 12 जूरी मेंबर्स थे उनमें से 3 जूरी मेंबर्स को
खरीदा गया था। तो फिर वो कोर्ट में अपील डालते हैं कि भाई फिर से इस केस के ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट का जज मना कर देता है कि नहीं भाई, इस पर कोई अपील नहीं हो सकती। तो श्री शंकरन नायर वहाँ पर गाली गलौज करता है जज को, तो उन्हें बार काउंसिल से वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से हटा दिया जाता है। तो इसके विरुद्ध फिर श्री शंकरन नायर कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर पूरी मीडिया होती है, क्योंकि जो मेन केस था ना जनरल डायर के विरुद्ध, जहाँ पर उसे नॉट गिल्टी घोषित कर दिया गया था, उस पूरी केस की हियरिंग के समय कोई मीडिया कोर्ट में नहीं थी। केस की सुनवाई जब हुई उससे पहले ही मीडिया को बाहर निकाल दिया गया था। उस पूरी केस की सुनवाई के समय कोई मीडिया नहीं थी। तो उस समय क्या अंदर चर्चा हुई, श्री शंकर नायर हो, आर माधवन का कैरेक्टर हो, उस पूरे मेन केस के समय क्या सुनवाई हुई, क्या दलीलें दी गई एक दूसरे के प्रति, वो मीडिया में तो नहीं आई थी। तो अंदर ही अंदर उन्होंने क्या जांच की, क्या प्रोसीडिंग्स हुई, वो उनको ही पता मेन केस के समय। अब ये जो बार काउंसिल से हटाया गया था या वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया था, या जज की जो गाली गलौच वगैरह की थी, उस बारे में जो केस है श्री शंकर नायर के विरुद्ध, वहाँ पर मीडिया थी। और वहाँ पर श्री शंकर नायर फिर वो उनके पास जो कुछ बाद में जानकारी आई थी कि कुछ जूरी मेंबर्स को परचेस किया गया था, खरीदा गया था, वो जानकारी वो वहाँ पर एंडिंग में रख रहे हैं। अब सबसे मेन केस में तो जनरल डायर को बरी कर दिया गया था। बाद में चलो मीडिया के सामने ये बातें रख भी दी कि भाई कुछ जूरी मेंबर्स को परचेस किया गया था। अब इसमें भी कोई उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है नहीं ली है, वो तो फिल्म के मेकर्स ही जाने। परंतु भाई इससे क्या सिद्ध हुआ, क्योंकि पहले से ही सबको तो पता ही था कि जनरल डायर के द्वारा ही फायरिंग के ऑर्डर्स दिए गए थे। तो ओवरऑल उस पूरी बात का निष्कर्ष क्या निकला, उसका औचित्य क्या था, ये मेरी तो कम से कम समझ से परे है। और इसके बाद में भी जनरल डायर पर कोई कार्रवाई हुई, कोई दंड दिया गया, कोई शिक्षा दी गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। केवल उनके पद से उन्हें बाजू हटने के लिए कह दिया गया था, इतना ही बस। तो जो केस भी हुआ, उस केस को होने देने के पीछे भी क्या ब्रिटिश यही चाहते थे, जैसे कि एक जांच कमेटी बिठाई गई थी ना दिखावे के लिए भारतीयों के सामने कि देखो भाई हमने एक जांच कमेटी बिठाई, उसमें जनरल डायर को हमने निर्दोष सिद्ध कर दिया। क्या उसके बाद ये जो केस भी हुई थी, क्या केस के पीछे भी कोई ब्रिटिशों का ऐसा ही उद्देश्य था कि देखो हम केस तो होने दे रहे हैं जनरल डायर के विरुद्ध ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो? पता नहीं, मतलब क्योंकि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित बताना, भारतीयों ने हकला हकला चिल्लाया था, या फिर जनरल डायर के पिता रेसिस्ट थे इस कारण से, मतलब ये सब कुछ वो बचकाना कम से कम मुझे लगा। हाँ, एंडिंग के समय जो स्पीच अक्षय कुमार के पात्र के द्वारा दी गई है वो आपको एक दर्शक के रूप में भावुक करेगी। वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक जिस प्रकार का है, अक्षय कुमार जिस टोन में वहाँ पर वो स्पीच दे रहे हैं, ब्रिटिशों को भारत से निकल जाने के लिए जो बात वो कह रहे हैं, वो बातें हमें भावुक करती है। पर ओवरऑल ये जो पूरी केस है, ये जो हियरिंग हुई, जो दलीलें रखी गई, चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित बताना, पता नहीं, ये सब बातें बहुत सारी मन में संदेह उत्पन्न करती है या बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। हाँ, एक बात मुझे फिल्म की पसंद आई, जलियांवाला बाग नरसंहार में एक सर्वाइवर एक बच्चे को बताया है उन्होंने, करतार सिंह नाम के एक क्रांतिकारी थे, उनका वो बेटा है। वो बेटा एक बात श्री शंकर नायर को कहता है। श्री शंकर नायर पहले उससे कहते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ये सब इस सब बातों में क्या रखा है, स्कूल जाओ वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर वो क्रांतिकारी करतार सिंह, उनका जो बेटा है, वो कहता है कि तुम जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसमें जा पाऊंगा। आप देखिए, ब्रिटिशों ने 7.5 लाख गुरुकुल बंद करके जो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की थी मैकॉले के द्वारा ही। आप उस समय मैकॉले ने जो स्पीच दी थी वो आप पढ़ भी सकते हैं, मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, इस प्रकार से वो करके वो कुछ स्पीच है, आप देखना। संस्कृत भाषा के प्रति उसने जो जहर उगला था, उसके साथ ही जो बातें उसने कही थी कि मैं भारत भर घुमा हूँ, भारत की संपन्नता के बारे में जो बातें कही है, संस्कृत भाषा के विरुद्ध जो जहर उगला है मैकॉले ने, और उसके बाद में जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई, तो बहुत बढ़िया बात कही उस बच्चे ने, उस लड़के ने, कि तुम जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसमें जा पाऊँगा। बहुत सारे भारतीयों ने उस समय इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का विरोध किया था, और आज हम उस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के दुष्परिणाम देश में देख भी रहे हैं। केवल एक कॉरपोरेट मजदूर पैदा करने की एक मशीन के रूप में हम उसे देख सकते हैं, या अपनी ही देश सभ्यता के प्रति आत्मग्लानि की भावना किस प्रकार से इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से भरी जा रही है, सब बातें हैं। चलिए, ओवरऑल टेक्निकली फिल्म वेल मेड है,
अगर कुछ ज़्यादा हम सोचे नहीं तो ओवरऑल फिल्म हमें अच्छी भी लगती है। काफ़ी सारी बातें फिल्म के माध्यम से सामने भी आ रही है, परंतु कुछ बातें मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। पर हाँ, टेक्निकली फिल्म वेल मेड है। अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल एक बार फिल्म को देख सकते हैं। मैं केसरी चैप्टर 2 को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो पता नहीं इसे ए सर्टिफिकेट के साथ क्यों रिलीज़ किया गया है। केवल वायलेंस के कारण तो मुझे उसमें कुछ भी बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार है, उसमें जो फायरिंग हो रही है या जो पैर कटा हुआ जो दिख रहा है, वो सब बातें पता चलनी चाहिए ना। उसमें क्या प्रॉब्लम है देखने से। और अगर FUC के वो उस शब्द के बारे में है, अक्षय कुमार का पात्र एंडिंग में यूज़ कर रहा है, तो उस कारण से भी ए सर्टिफिकेट देना पता नहीं, मुझे कम से कम वो सही नहीं लगा। बाकी ऐसे तो कोई फिल्म में सेक्स न्यूडिटी वगैरह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी जिन मित्रों ने फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसे रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।